A very good morning to all the class 12th English medium students. Once again, we are on our virtual class. We started lesson number 6, if the well goes dry. यदि कुएं या पानी के स्रोत सूख जाएं, तो क्या होगा? पेज नंबर 39 से शुरू करते हुए हमने पेज नंबर 40 तक लगभग थर्ड पैराग्राफ तक इसे कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है, लवण की मात्रा होती है, समुद्र के पानी में जो होती हैं वो लगभग एक समान होती हैं। क्या परसेंटेज होता है कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, जल का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद जो करंट्स हैं वो किस तरह से सर्कुलेट होता है, हीट नॉर्थ पोल साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जाती है, इक्वेटर से जो हीट है इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाती है, और वहां से ठंडक जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ आते हैं। ये टेम्परेचर का करंट जो है उसे मेंटेन करने का तरीका होता है। फिर ये भी बताया गया था कि मानव के क्रियाकलापों की वजह से आज जो है प्रकृति आपदा में है, जो यहाँ पर जो इसका वाटर पॉल्यूशन होने लगा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम जो फ्रेश वाटर जो हमारे पास बहुत कम है वो खत्म होने लगा है, और उसमें दिक्कतें होने लगी, कंटामिनेट वो होने लगा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इसको ठीक रखें, सहेज के रखें। तो आइए इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 40 पर पैराग्राफ नंबर 4। Many scientists are worried that as the polar region warm up faster than the tropics and the temperature differences between the two get smaller, these ocean currents, which are driven in large part by those differences, may slow down or seek a new equilibrium. कई वैज्ञानिकों की यह चिंता है कि पोलर रीजन्स, जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, अगर वो इसी प्रकार से बहुत तेजी से गर्म होते रहे तो जो हमारे ट्रॉपिक्स रीजन है और जिनमें जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं, जो तापमान में जो अंतर है, वो अंतर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, या हो सकता है कि ना के बराबर हो जाए। इसकी वजह से जो ओशन, समुद्र का जो करंट है, वो क्या होगा, वो इसको जो ड्राइव करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, उसको जो चलाता है, लार्ज पार्ट बाय दोज डिफरेंसेस, तो इसके बड़े से भाग में क्या होगा, वहां पर भी अंतर उत्पन्न हो सकता है, या वो बहुत स्लो हो सकता है, या फिर एक नया आयाम खड़ा कर दे, एक नया सामंजस्य बिठा दे, एक नया इक्विलिब्रियम वहां पर तैयार कर दे। इफ द सर्कुलेटरी पैटर्न चेंजेस, द क्लाइमेट पैटर्न विल ऑल्सो चेंज। अगर इस तरह से टेम्परेचर का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेशन परिसंचलन तंत्र जो है, वो अगर बदलता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि क्लाइमेट पैटर्न में भी, जो हमारे मौसम का पैटर्न है, उसमें भी बदलाव हो सकता है। अभी हमारा पैटर्न क्या था ही बोल पाऊंगा, क्योंकि पैटर्न तो ऑलरेडी चेंज हो चुका। पैटर्न ये था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ठंड रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे गर्मी आना शुरू होगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक गर्मी का मौसम रहेगा, फिर जुलाई से धीरे धीरे बारिश होना शुरू होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक 4 महीने इस प्रकार से बंधे हुए थे। अब कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंड पड़ने लग जाती है, कभी भी शीतलहर आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है, और नहीं तो गर्मी तो हमारे यहाँ 12 महीने बनी रहती है। टेम्परेचर राइजेस ही रहता है, ग्लोबल वार्मिंग हो ही रहा है, टेम्परेचर बना रहता है। तो ये क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो बदल रहे हैं। सम रीजन्स विल गेट मोर रेन, कुछ क्षेत्र जो हैं बहुत ज्यादा वर्षा ऋतु वाले हैं, अदर्स लेस, कहीं पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। सम एरियाज विल गेट वार्मर, अदर्स कोल्डर, कुछ एरिया कैसे हैं, बहुत ज्यादा गर्म हैं, और कुछ कैसे हैं, ठंडे। इस रीजन्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 5, if the first strategic threat to the global water system is a redistribution of fresh water supplies, the second and perhaps the most widely recognized is the rise of sea level and the loss of low-lying coastal areas around the world. अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो पहला थ्रेटनिंग है, हमारे सामने जो गंभीर स्थिति है, वो क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का फिर से जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो उसकी जो साइकिल है, जो बार बार बदल रही है, वो सबसे ज्यादा क्या है, दिक्कत देने वाली चीज है। सेकंड नंबर पर, और शायद
मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज, जो सबके द्वारा जानी हुई जो एक समस्या हमारे सामने खड़ी है, वो ये है कि समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है, समुद्र के पास का जो कोस्टल एरिया होता है, जहाँ पर उसका किनारा होता है, उसके किनारे के पास में बसी हुई जो बस्तियां होती हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, वहां पर दिक्कतों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, ओशंस का लेवल बढ़ रहा है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और अभी उसमें ये मान लीजिए कि ये वाटर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 3D प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ आपको इमेजिन करना होगा। और ये लगभग इतनी ऊंचाई तक, ये ऐसे मान ले, मैं इस पैन कैप को रख रहा हूं, इतने ऊपर तक हमारी पृथ्वी है, यहाँ तक काफी दूर तक इतनी पृथ्वी है। धीरे धीरे क्या होगा, ये लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल क्या बढ़ रहा है। तो वाटर लेवल अगर बढ़ता जाएगा तो फिर वही स्थिति आ जाएगी कि एक ना एक दिन पृथ्वी के पूरे उस पर क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मतलब पृथ्वी का जो क्षेत्र है जहां पर रहते हैं वो क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा पूरी तरह से। और पृथ्वी के धरातल पर, सरफेस पर भी क्या होगा, सिर्फ पानी होगा। अब अगर यहाँ पर पानी होगा तो हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं, जमीन की ऊपरी सतह पर रहते हैं, उनके लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात अलग है कि हम धीरे धीरे नए उपाय कर लें, धीरे धीरे नई विधियां लगा लें, लेकिन फिर भाई कोरोना से भी लड़ रहे हैं, उसके साथ में भी जीना सीख लिया है। पानी बढ़ जाएगा तो उसके साथ में भी जीना सीख लेंगे, बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, वहां रहेंगे, लेकिन कितने लोग रहेंगे? पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रही है, किसी ना किसी को एक क्षेत्र को तो मरना ही है, कुछ लोगों को खत्म होना ही है, या हो सकता है कि पूरी सृष्टि ही इस विनाश में खत्म हो जाए। Since 1/3 of humankind lives within 60 kilometers of the coastline, बताइए, इतनी अच्छी बात बताई है इन्होंने कि 1/3 ऑफ ह्यूमन काइंड का 1/3, एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा समझते हैं। मतलब इसको अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूं तो लगभग 33% हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि भाई 100 लोग हैं पूरी दुनिया में, तो 100 लोग में से 33 लोग, 33 पीपल ऐसे हैं जो कि समुद्र से 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहते हैं, कोस्ट लाइन से, उसकी जो कोस्ट लाइन होती है जहां पर समुद्र किनारा होता है। द नंबर ऑफ रेफ्यूजीज लाइकली टू बी क्रिएटेड विल बी अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, दूसरा फिर ये बताते हैं कि रेफ्यूजीज जो होते हैं, रेफ्यूजी आपने मूवी भी देखी होगी, अभिषेक बच्चन की डेब्यू मूवी थी रेफ्यूजी, मैं इसे थिएटर में देख करके आया था। करीना कपूर फर्स्ट मूवी, अभिषेक बच्चन की फर्स्ट मूवी। रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी बहुत सारे हैं जिनकी गिनती ही नहीं, और दिन पे दिन बढ़ते जा रही। क्यों? समुद्र के किनारे अब क्या करें, और देश से आए समुद्र किनारे बस गए, किसी और देश से आए समुद्र किनारे बस गए। तो ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, वहां का जो क्षेत्रफल जो है वो कम होता जा रहा है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये भी एक चिंता का विषय है। नाउ वी कम टू पेज नंबर 41, पैराग्राफ नंबर 1। ग्लोबल वार्मिंग raises the sea level in several ways। कई तरीकों से जो समुद्र का पानी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है, जो वैश्विक ऊष्मीकरण है उसकी वजह से बढ़ रहा है। हायर एवरेज टेम्परेचर्स रिजल्ट इन दैट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जब टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स, बर्फ की चट्टानें होती हैं, मान लेते हैं ये पहाड़ हैं और इनके ऊपर बर्फ की चट्टानें जमी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी चट्टानें यहाँ पर जमी हुई है। टेम्परेचर के राइज होने से क्या होता है कि ये चट्टानें फिसल जाती हैं। फिसलती कैसे है, देखिए यहाँ पर मैं इसको उंगली से कट कर रहा हूँ, ये इस तरीके से जितना मैंने एरिया खत्म किया ये पूरी की पूरी फिसल जाती है। इसे हम कहते हैं ग्लेशियर। तो ये मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स आते हैं, इसकी वजह से सीधे पत्थरों के पत्थर स्लाइड्स होते हुए जो बर्फ है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। In ice being discharged into the oceans from the ice caps of Antarctica and Greenland, and in the thermal expansion of the volume of the sea as its water warms। और इसके कारण क्या होगा
कि जो भी हमारा अंटार्कटिका है और ग्रीनलैंड है, वहां की जो बर्फ धीरे धीरे कहाँ आने लग जाएंगी, समुद्र के अंदर आने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर भी क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ग्लोब तो गर्म हो ही रहा है, वो तो आसपास से हमने गर्म कर ही रखा है। ऊपर से सूर्य उसे गर्म करे जा रहा है, पानी ऊपर से भी गर्म है, नीचे से भी गर्म है। वहां बर्फ आते ही क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। जैसी पिघलेगी बर्फ तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वाटर का वो बढ़ जाएगा। कल हमने एक यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया था, इसमें दिया हुआ था गैलेंस करके, और मैंने आपको बताया नहीं था कि गैलेंस का मतलब कितना होता है। फिर आज हमने हमारे एक मैथमेटिक्स के अध्यापक से इस बारे में चर्चा करी, तो उन्होंने बताया है कि 1 गैलन इज इक्वल टू, पानी को मापने की जो वो है, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर, मतलब लगभग 4.25 लीटर को हम 1 गैलन कहते हैं। तो यहाँ पर इसे नोट कर लीजिएगा, आगे आपके भविष्य में कहीं ना कहीं ये काम जरूर देगा। एक मूवी थी अमिताभ बच्चन, और उसमें एक हीरो और थे, एक्टर और थे, उसमें भी कोयले की खदान होती है, और वहां पर जो है वो ड्रिल करते हैं, तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि पीछे से आवाजें आ रही, पानी बहुत भरा हुआ नीचे पृथ्वी के अंदर कोयले की खदान में। तो वहां पर वो बताते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, चेक करने वाले, बोलते हैं कि साहब गैलेंस में पानी है। बहुत छोटा था मैं उस समय, गैलेंस में पानी, तो गैलेंस कितना होता है, तो ये 4.25 लीटर का 1 गैलन होता है। तो कहीं पर भी गैलेंस की बात हो तो इस तरह से आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। पेज नंबर 41, पैराग्राफ नंबर 2। इन सम कोस्टल सिटीज लाइक मियामी, द फ्रेश वाटर एक्विफर ऑन विच इट रिलाइज फॉर इट्स ड्रिंकिंग वाटर एक्चुअली फ्लोट्स ऑन सॉल्ट वाटर, so that rising sea would push the water table up in some cases to the surface। अब यहाँ पर बताइए कि कुछ सिटीज ऐसी हैं, जैसे मियामी सिटीज जो हैं, वो कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पर क्या हो रहा है, एक्वाफर मतलब कि बर्फ के चट्टाने ऊपर से आती हैं, वो फ्रेश वाटर है, और वो नमकीन पानी जो है समुद्र का, उसके ऊपर तैरती रहती हैं। तैरते 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 धीरे धीरे पिघल जाएंगी, और फ्रेश वाटर किसमें मिक्स हो जाएगा, नमकीन पानी के अंदर, समुद्र के पानी में मिल जाएगा, जिसका हम कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े फ्रेश वाटर कंटेंट को हम इस तरह से समुद्र के पानी में मिलने दे रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर का कंटेंट खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और आखिरी में ये होगा कि हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं फ्रेश वाटर के नाम पर। इसकी वजह से टेबल जो है वाटर का, टेबल भी क्या होता जा रहा है, अप होता जा रहा है। समुद्र का जो पानी है उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जो हमारे सरफेस के लिए क्या है, वो ठीक नहीं है। एज नोटेड इन अ रिसेंट World Watch Institute study of rising sea levels, Bangkok, New Orleans, Taipei and Venice are among the other major cities facing similar problems। जैसा कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, सी लेवल, जो समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है, उसके बारे में उन्होंने पड़ताल करी, जांच करी है। तो उन्होंने पाया है कि ये प्रॉब्लम बैंकॉक, न्यू ऑर्लियंस, ताइपी और वेनिस जैसे शहरों के साथ में भी है, उन्हें भी इसका सामना करना पड़ रहा है। हमें क्यों नहीं करना पड़ रहा और हमें क्यों नहीं समझ में आता है, बिकॉज हम उसके पास में नहीं है। अगर हम भी वहां पर रहते तो शायद हमारे समझ में आता। कि मैं छोटा था जब मैं देखता था कि समुद्र यहां तक आता था, पानी उसका एक मतलब यहां तक आता था, उसके बाद में मैं देख रहा हूं कि अब पानी जो है थोड़ा 1 फीट आगे तक बढ़ने लगा है। तो हम एवरेज मान लें कि 20 साल में ऐसा हुआ, 20 साल में इतना वो आगे तक बढ़ गया। अगले 20 साल में वो 1 फीट और आगे बढ़ जाएगा, अगले 20 साल में वो फिर आगे बढ़ जाएगा, अगले 20 साल में वो फिर आगे बढ़ जाएगा, अगले 20 साल में फिर आगे बढ़ जाएगा। तो आप सोचे, इस प्रकार से 20-20 साल करते हुए करीब 100, 200, 300, 500 सालों में कभी ना कभी तो वो ऐसा समय आएगा कि जब पूरे सरफेस पर सिर्फ समुद्र का पानी होगा। ये भी हो सकता है कि ये हम बोल रहे हैं कि 20 साल में 1 फीट बढ़ रही है, तो हमारा एवरेज हमने निकाला है जब वार्मिंग कम है, लेकिन वार्मिंग भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि जो ईयर्स वाला मामला है वो कम हो जाए, 20 साल की जगह 10 साल ही लगे, या हर साल हो जाए, हर 5वें साल में हो 1 फीट। तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। Other large cities like Shanghai, Calcutta, Dhaka, Hanoi, and Karachi, which are located on low-lying river banks, will be among the first heavily populated areas to be flooded out।
अब इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कुछ सिटीज के नाम दिए हैं। हमारे हिंदुस्तान की भी सिटी है, संघाई का नाम दिया है, कैलकाटा का नाम दिया है, ढाका, हनोई और कराची पाकिस्तान में जो है। ये लो लाइंग रिवर, मतलब जहां पर जो नदियां हैं बहुत नीचे की तरफ होती, वहां पर यहाँ पर रहते हैं। और मोस्ट पॉपुलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा घनघोर जनसंख्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा घनत्व वाले ये शहर हैं। तो यहाँ पर जब सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो यहाँ पर फ्लड आउट होने की उम्मीद ज्यादा बनती है। ज्यादा सिचुएशन होती है, फ्लड आउट होना मतलब यहाँ से बहा करके ले जाने का जो है वो ज्यादा यहाँ पर प्रभावी और कारगर सिद्ध होता है। विल बी अमंग द फर्स्ट हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फ्लडेड आउट, यहाँ से बहा करके ले जाने में ये जरूरी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इसे खत्म कर रहे हैं आज पेज नंबर 41 के पैराग्राफ नंबर 2 पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 को क्लियर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।